हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पार्ट 4 में रे ऑप्टिक्स के। क्लियर। अब हम समझते हैं इसमें रे ऑप्टिक्स के पार्ट 4 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 4 के अंदर हमने देखना, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, वो टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म के बाद हम देखेंगे डिस्पर्जन, देखेंगे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे बचे हुए वो देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा? प्रिज्म। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिज्म। ठीक। अब प्रिज्म होता क्या है? देखो, प्रिज्म आप लोगों ने सबने देखा होगा 12th में। ठीक। कॉम्बिनेशन होता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन किसका होगा? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का। अब हमारे पास क्या है, इस प्रिज्म का हमने एक सरफेस ले लिया जिसमें इंसिडेंट रे डाली, यहां से इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई। क्लियर? ये था हमारे पास प्रिज्म। क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू refracting surfaces, inclined surfaces, two refracting inclined surfaces। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो, उसके बाद हम देखते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म के अंदर, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म के अंदर हम क्या देखेंगे? एंगल देखेंगे, डेविएशन कितना होता है, इंसिडेंट रे पे क्या काम करता है, तो वो सब देखेंगे सबसे पहले। क्लियर? अब इसमें देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमने एक पहले फिगर बना देना है। ठीक है। एक फिगर बना दिया, उस फिगर के अंदर हमने एक प्रिज्म लिया। प्रिज्म में ये वाला पार्ट होता है आपका ए एंगल, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? अब दूसरा हमने क्या लिया, यहां से एक इंसिडेंट रे ली। इंसिडेंट रे लेने के बाद ये यहां से रिफ्लेक्टेड हो गई। अब ये कहीं जाके अगर स्ट्रेट जाती तो यहाँ पे बनता। क्लियर? इसका नॉर्मल कैसे आएगा? ये आएगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला कौन सा हो गया? R1। ठीक। ऐसे हमारे पास क्या होगा, ये वाली रे कहाँ जाती? ऐसे जाती। ये एंगल हो गया हमारा कौन सा? डेल्टा, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक। अब हमने इसमें नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। ये हो गया एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या हो गया? एमर्जेंस। ठीक। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास क्या? R2। अब ये दोनों अंदर वाले एंगल कितने हो गए? I माइनस R1, और दूसरा क्या हो गया? E माइनस R2। कितना समझ में आ गया? ये क्लियर है फिगर? अब हम देखते हैं इसके आगे, जो एंगल A होता है वो होता है आपका R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक। डेल्टा का फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A। ठीक। यानी कि डेल्टा की वैल्यू कितनी है? I प्लस E माइनस A। अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, तो हम डेल्टा को क्या लिखेंगे? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। फिर इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? एंगल A। तो I प्लस E माइनस A, तो ये हो जाता है हमारे पास डेल्टा की वैल्यू। इतना समझ में आ गया? अब हम इसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक इसी में, ग्राफ। क्या देखेंगे? ग्राफ। कि हमें ग्राफ में क्या क्या पार्ट करना है। देखो, ग्राफ देखने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा? ग्राफ देखना है, सबसे पहले हम किसके बीच में बनाएंगे इसको? डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। किसके बीच में? डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। ठीक। अब ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। यहां पे हमारे पास क्या होगा? ये डेल्टा मिनिमम, यानी कि क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा कब? जब I इक्वल टू E हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को आगे अप्रोच करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये डेल्टा निकल जाएगा। क्लियर? तो मिनिमम एंगल डेल्टा मिनिमम कहाँ पे होगा? I इक्वल टू E पर। ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक। अब मिनिमम डेविएशन के केस क्या होते हैं? ठीक है। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले लेंगे। ठीक। तो R का फॉर्मूला हो जाएगा A/2 और I इक्वल टू E होना चाहिए। ये कंडीशन है हमारी डेल्टा मिनिमम की। अब हम निकालेंगे इसमें से म्यू का फॉर्मूला। तो म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A होल डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन A/2। निकल गया हमारा म्यू का फॉर्मूला। म्यू क्या होता है हमारा? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना क्लियर है कि म्यू क्या होगा हमारे पास? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम इसे थिन प्रिज्म के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे? थिन प्रिज्म के लिए करेंगे, तो थिन प्रिज्म के लिए क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए।
और एंगल ऑफ प्रिज्म कितने से कम होगा, 10 डिग्री से। ए इज लेस देन कितना होगा, 10 डिग्री, ठीक है। ए कितने छोटा होना चाहिए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया थिन प्रिज्म के लिए केस में। अब ऐसे ही हम एक आपको दिखाते हैं कि एक कंडीशन है हमारे पास कौन सी, आइसोसेलेस प्रिज्म की। कौन सी है, आइसोसेलेस प्रिज्म, आइसोसेलेस प्रिज्म। अब इस केस में क्या है कि हमारे पास एक प्रिज्म इस टाइप से है। अब आपको पता ही है कि आइसोसेलेस प्रिज्म होता क्या है, इसमें ये दो एंगल कितने हो गए 45 डिग्री के, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। हमने रे इंसिडेंट कराई। अब ये रे क्या होगा हमारे पास, सीधे टीआईआर की हेल्प से क्या होगा, सीधे अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। अब ये देखिए, ये हमने इसमें डाला नॉर्मल रे, तो ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक। ये कौन सी रे हो गई, नॉर्मल रे। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। इतना समझ में आया कि ये रे कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल रे, ठीक। अब वो कंडीशन कहता है कि अगर हमारा 45 डिग्री ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, कितना है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन ले लेंगे। साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन साइन सी ले लेंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ग्रेटर देन साइन सी रहेगा। अब हमने क्या निकाला था, पिछले वाले केस में एक फॉर्मूला निकाला था। किसमें निकाला था, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता, साइन सी इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डेंसर। तो म्यू रेयर का फॉर्मूला कितना होता है, 1 वैल्यू डेंसर की म्यू। तो साइन सी की वैल्यू यहां रख देंगे उठा के, कितना हो जाएगा 1/√2 ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, म्यू ग्रेटर देन √2। तो जब भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का √2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी आपका क्या होगा, टीआईआर फॉर्मेशन होगा। तो आपकी रे इंक्लाइंड प्लेन से बाहर नहीं निकलेगी। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है जो आपका ये हाइपोटेनस है, यहाँ से बाहर रिफ्लेक्ट होके नहीं जाएगी। क्लियर, तो टीआईआर का प्रोसेस अकर होगा इसके अंदर। इतना समझ में आ गया, ये वाला पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने सारा ये, ठीक। जहां पे नहीं दिख रहा होगा आप लोग कमेंट में करिए कि हमें वहां पे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको फिर वहां पे उस पॉइंट के डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर, अब देखो, अब इसके बाद हम देखते हैं डिस्पर्जन। देखो नाम सुना होगा आपने और पढ़ा भी है, ठीक है, डिस्पर्जन वाला। डिस्पर्जन वाले से क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आपके आएंगे तो वेवलेंथ वाले और क्या कहते हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, या फिर आपका सीधे से उसमें किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव, किसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर, ठीक। वो क्वेश्चन भी हम अभी आगे कराएंगे आप लोगों को। तब तक पहले हम क्या देखते हैं, डिस्पर्जन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको रब कर लेते हैं, ये बताने क्यों इतना हार्ड हो गया है, जिसकी वजह से सूख गया है, ये लग रहा है। इसको फिर से कल क्लीन करना पड़ेगा। क्लियर, अभी हम इसको थोड़ा सा इतना कर देते हैं कि आपको डिस्पर्जन पढ़ा सके, ठीक है। अब देखिए डिस्पर्जन में क्या है, डिस्पर्जन सबसे पहले बेसिक क्या कहता है कि अगर हमारे पास, ठीक है, व्हेन अ व्हाइट लाइट goes from one medium to another medium, अगर आपकी क्या होती है, व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, देन it produces in different colors, यानी क्या होगा, आपकी व्हाइट लाइट जाएगी तो कितने कलर्स में जाएगी। देखो ये है हमारे पास सिंगल सा एक प्रिज्म मान लो, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया उसका ए। यहाँ से कहीं हमने क्या करा, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी, ठीक। अब व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते ही क्या होगा, ठीक है, अब ये क्या होगा, अलग अलग कलर्स में निकल जाएगी। कितने कलर्स में निकलेगी, बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक। अब हम इसमें कितना बना देंगे, 7 कलर्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बन गया ये VIBGYOR, ठीक है। ये होगा हमारे पास क्या, एंगल थीटा। ये है आपकी क्या, व्हाइट लाइट। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R। तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, कितना एंगल डिस्पर्स हुई है हमारी व्हाइट लाइट। क्लियर, उसके बाद हमने क्या करना है, देखो ये निकाल दिया, इतना समझ में आ गया। कॉची ने एक बात कही थी हमसे
कौन सी बात कही थी, कॉची नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो हमारे पास क्या होगा, म्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा के, और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है डेल्टा के। क्लियर? अगर मैं लैम्डा बढ़ाता हूँ तो हमारा म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और म्यू डिक्रीज होगा तो डेल्टा भी डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आ गई? तो विबग्योर का जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या होगा, जब हम क्या करेंगे लेंथ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, म्यू डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वॉलेट से लेके रेड की तरफ जाएंगे तो लैम्डा इंक्रीज करने पर हमारे पास म्यू डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब हम देखते हैं कि हमने क्या निकालना है, देखो डेल्टा वी निकालना है, एंगल ऑफ वॉलेट का डिस्पर्जन। अब डेल्टा वी निकालने के लिए म्यू ऑफ वी माइनस 1 इंटू ए, ऐसे डेल्टा आर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ आर माइनस 1 इंटू ए, और थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा है आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो म्यू ऑफ वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू ऑफ आर माइनस 1 इंटू ए, कितना हो जाएगा सॉल्व करके, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यह आ जाएगा हमारे पास क्या, थीटा की वैल्यू। इतना क्लियर? यह आ गया क्या हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं डिस्पर्जन पावर। क्या देखते हैं इसके बाद, डिस्पर्जन पावर की जो लाइट है हमारे पास वो कैसे डिस्पर्जन कर दी, कितनी पावर से, डिस्पर्जन पावर। इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन डेल्टा मीन। क्या होता है, थीटा अपॉन डेल्टा मीन, या फिर हम कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, डेल्टा वाई का हम निकलेगा कैसे, डेल्टा वाई निकलेगा हमारा किससे, ये देखो डेल्टा वाई निकलेगा हमारे पास डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 से। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 करके। ठीक, अब हम निकलेंगे यहाँ पे नीचे लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू म्यू आर, ठीक है, कितना है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो ये आया हमारा डिस्पर्जन पावर का फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको वैल्यूज दी होंगी और क्वेश्चंस में आपको वैल्यू रख के सीधे आंसर सॉल्व करना है। तो ये था हमारे पास डिस्पर्जन का प्रोसेस। इसके आगे हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको नोट करिए, नोट कर लिया ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट में हमें देखना अगला सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप देखेंगे और उसका कुछ मैग्निफिकेशन देखेंगे। मैग्निफिकेशन में उसमें दो केसेस बनते हैं, सबको पता है, एक लीस्ट डिस्टेंस वाला और एक हमारा इनफाइनाइट वाला। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन में पढ़ेंगे तो उसमें दोनों केसेस को हमें देखना पड़ेगा, कैसे कैसे उसके फॉर्मूले हैं और कैसे उसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप से। इसमें सबसे पहले डालते हैं हम, क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमारे पास दो टाइप के स्ट्रेन है उसमें। ठीक है, एक है मैक्सिमम स्ट्रेन और एक है मिनिमम स्ट्रेन। अब मैक्सिमम स्ट्रेन का मतलब क्या है कि वो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, डी पे रखा रहेगा, डी डिस्टेंस पर। ठीक है, जो डी डिस्टेंस कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं इसको हम, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट विजन। ठीक हो गया। दूसरा केस होता है हमारा मिनिमम स्ट्रेन का, वो होता है इनफाइनाइट वाला। ठीक, इन्फिनिटी का क्या है, फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, कौन सा होगा, फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास h हाइट का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसे यहाँ पे प्लेस किया गया है और ये I के साथ क्या बना रहा है, एक अल्फा एंगल, अल्फा एंगल बना रहा है। ये h हाइट का है, ये इसकी d डिस्टेंस है। क्लियर? तो अल्फा क्या होगा हमारा, मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर एन इंसिडेंट आई। क्या होगा, फॉर एन इंसिडेंट आई। जो अल्फा होगा हमारा कौन सा होगा, मैक्सिमम विजुअल एंगल, कि हम इतना देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, कितना आएगा, प्लस एच अपॉन माइनस डी। तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन माइनस डी आएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि अल्फा का एंगल कितना आ गया, इतना। अब हम देखेंगे इसके अंदर मैग्निफिकेशन। क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में क्या क्या देखेंगे हम, देखो मैग्निफिकेशन में दो कंडीशन के बेस पे। ठीक है, सबसे पहले सिंपल मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, m इक्वल टू बीटा अपॉन
अल्फा। अब बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच अपॉन यू, और अल्फा कितना है हमारे पास, माइनस एच अपॉन डी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हम ऊपर लिख दिया और एच से एच कैंसिल आउट कर दिया तो कितना बच गया, डी बाई यू, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, डी अपॉन यू हो जाएगा। दो केसेस बनेंगे हमारा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में कौन सा होगा, एल डी डी वी, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन वाला। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ आ जाएगा, ठीक। सेकंड केस बनेगा हमारे पास, तो इसमें कौन सा होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो जाएगा। केस सेकंड हमारे पास कौन सा आएगा, केस सेकंड में हम कौन सा करेंगे, केस सेकंड आएगा हमारे पास कौन सा, इनफाइनाइट वाला, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी जहां पे इमेज फॉर्म्ड हो रही हो, ठीक है। तो उस केस में क्या आएगा, m इक्वल टू डी बाई एफ आ जाएगा। इसमें क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन, क्या होगा, मैग्निफिकेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट और नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन किस केस में होता है, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन किस केस में आता है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो इस पॉइंट से, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास दोनों हो गए, दोनों केस आ गए, ठीक। अब हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमने सारी मैग्निफिकेशन निकाल दी पावर। ऐसे हमारे पास दूसरा कंपाउंड है, दूसरा माइक्रोस्कोप है हमारे पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सेकंड वन क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू वी नॉट अपॉन माइनस ऑफ यू नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन यूई। अब हमने इसमें m क्या लिखा, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट कर दिया, ठीक, मल्टीप्लाई डी बाई यूई कर दिया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अब मैग्नीट्यूड क्यों लेंगे ये भी रीजन आपको बताऊंगा। देखो न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के केस में हमें इसका हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैग्नीट्यूड के अंदर लेनी, तो हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्लियर। तो ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस है, एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला और एक इनफाइनाइट वाला। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक आईपीस के लिए। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखना है, ये हो गया ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन, ये आईपीस का, ठीक है, एम नॉट इंटू एम ई वाला, ठीक। ये आपको रिलेशन याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में हमारे पास ये भी यूज होगा, इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केसेस और टेलीस्कोप देखते हैं, क्लियर। नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला पार्ट, ठीक। अब हमारे पास क्या आया, सिंपल हमने पढ़ लिया था, कंपाउंड हमने पढ़ लिया था, उसके कंपाउंड का बेसिक पढ़ लिया था। अब हम कंपाउंड के दो केस देखेंगे, कौन कौन से, एक इनफाइनाइट वाला और एक दूसरा हमारे पास कौन सा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक है। अब देखो, क्लियर। इतना पार्ट करने के बाद फिर हमारे पास टॉपिक आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, अब टॉपिक है हमारे पास केस फर्स्ट, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक। कौन सा, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, क्लियर, यानी कि एट डी पर, यानी कि आप कह सकते हो डी पर 25 सेंटीमीटर जो हमारे पास आया, उसमें मैग्निफिकेशन क्या है, वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, क्लियर। ये था हमारे पास मैग्निफिकेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक। इस केस में क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो जाएगा, क्लियर। सेकंड केस है हमारे पास इसका, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, एट इंफिनिटी, क्या है, एट इंफिनिटी, या फिर हम इसे कह सकते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या बोलेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक। अब हमारे पास क्या आया, डी अपॉन यू इक्वल टू डी अपॉन एफ ई, ठीक। यू हमारा एफ ई के बराबर हो जाता है, तो हम क्या केस करेंगे, एम इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ ई, ठीक। ये आपका क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। इसे हमने क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। ये आ गया हमारे पास मैग्निफिकेशन। अब अगर हम लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ अ ट्यूब वी नॉट प्लस कितना आएगा, यू ई। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर होंगे तो वी नॉट प्लस एफ ई, दोनों मैग्नीट्यूड में आएंगे, ठीक। ये भी बॉक्स में बंद कर लिया। ये भी लेंथ ऑफ अ ट्यूब का कई बार क्वेश्चन आता है ना हमारे पास, तो वो उसके लिए है, ठीक।
अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे पास किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केस। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप आपको पता ही है कि काम क्या करता है कि दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को हमें दिखाई देता है, जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, मून्स को देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद क्या आया कि अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक। ये कितना हो जाएगा h अपॉन f नॉट माइनस का। बीटा इक्वल टू 10 बीटा h अपॉन ue। अब दोनों को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू h अपॉन f नॉट और यहाँ h अपॉन ue। कट जाएगा तो क्या बच जाएगा बताओ, f नॉट अपॉन ue, यानी कि माइनस का f नॉट और नीचे ue आ जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस f नॉट अपॉन ue आ जाएगा। इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ m इक्वल टू f नॉट अपॉन ue, ठीक। ये कंडीशन बन गई। लेंथ ऑफ अ ट्यूब का क्या केस आएगा हमारे पास, f नॉट प्लस मॉडुलस ऑफ ue, ठीक। ये हम लेंथ ऑफ अ ट्यूब कर लेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। केस फर्स्ट, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन देखेंगे, m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी कर देंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ये हमने क्या कर दिया, मैग्निफिकेशन ले लिया। ऐसे हमारे पास क्या है, सेकंड वाला केस है, किसका, टेलीस्कोप का। केस सेकंड करेंगे हम। केस सेकंड में एट किस पे आएगा, इंफिनिटी, ठीक है। तो m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई, ठीक। लेंथ ऑफ अ ट्यूब करेंगे तो एफ नॉट प्लस एफ ई। आया समझ में आप लोगों को, ठीक। ये थे हमारे पास दो केसेस। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आया है कि नोट करके उसे नोट डाउन करिए, नोट डाल के, कि अगर हमें टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो कौन कौन से पॉइंट होंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ should be increased। सेकंड होगा आईपीस फोकल लेंथ should be decreased। क्या होगा, should be decreased। क्लियर है इतना। ऐसी सेम सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या आएगा, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, क्या कंडीशन होनी चाहिए सबसे पहले, कि हम ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ क्या करेंगे, देखो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज। और सेकंड आईपीस की फोकल लेंथ को हम क्या करेंगे, डिक्रीज। क्लियर से कॉन्सेप्ट है। ये थे हमारे पास टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, जितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो हमारे रे ऑप्टिक्स के पार्ट 4 में आ गए, ठीक। इसके बाद हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको करेंगे। तब तक हमसे बने रहिए इसी के साथ, और आगे नए क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।